यदि आप टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेक्चरर, सहायक अध्यापक अल्टी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूटेट या सीटेट या एनटीए नेट स्लेट से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 24 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें, इससे आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। यह प्रश्न पत्र उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2009 के स्क्रीनिंग प्रश्न पत्र का है। इस प्रश्न पत्र से संबंधित 100 प्रश्न हम पिछले 4 वीडियो में हल कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुल 24 प्रश्न हल करेंगे, जो सभी प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक यानी इमोशनल एडजस्टमेंट यानी समायोजन। तो विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी में। तो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्लास टीचिंग और डिसिप्लिन, इन तीनों को प्रभावी बनाने में संवेगात्मक समायोजन होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें, इनको हल करने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह में शामिल किया जा सकता है। कई बार पूछा जाएगा किस समूह में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रश्न की भाषा समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को टीचिंग सहायक सामग्री के किस समूह में शामिल किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दृश्य शिक्षण सामग्री यानी विजिबल एड, जिसे आप देख सकते हैं। एक होता है जिसे आप सुन सकते हैं श्रव्य, एक जिसे आप देख सकते हैं दृश्य, जिससे सुन भी और देख भी सकते हैं, उससे कहते हैं श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। इस प्रश्न का सही जवाब है दृश्य शिक्षण सामग्री। तो श्यामपट्ट क्या है, दृश्य शिक्षण सामग्री है। दृश्य शिक्षण सामग्री और भी हैं, जैसे बुलेटिन बोर्ड है, फ्लैनिल बोर्ड है, मानचित्र है, ग्लोब है। इसके अतिरिक्त कोई चित्र हो सकता, रेखा चित्र हो सकता है, कोई कार्टून हो सकता, मॉडल हो सकता है, पोस्टर हो सकता या कोई स्लाइड्स हो सकता है। तो जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दृश्य शिक्षण सामग्री। श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, रेड बोर्ड ये भी हो सकता है। तो आप ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, श्यामपट्ट को अध्यापक का विश्वसनीय मित्र भी कहते हैं। तो कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कहा जाता है। उस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट। तो आप इसे ध्यान में रखिए। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य, इस प्रकार के जितने भी साधन होते हैं सहायक सामग्री, उनको आप विस्तार से याद कर लें, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अध्यापन कौशल से संबंधित है, यानी टीचिंग स्किल, अध्यापन कौशल से संबंधित कौन सा है इन चारों में से। श्यामपट्ट लेखन बिल्कुल है, प्रश्न हल करना ये भी है, प्रश्न पूछना ये भी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी। तो टीचिंग स्किल हैं, कई सारे टीचिंग स्किल हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
जैसे प्रस्तावना कौशल आपने सुना होगा, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल, श्यामपट्ट कौशल जो कि यहाँ पर दिया भी है। इसके अतिरिक्त उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उद्देश्य कौशल, दृष्टांत या उदाहरण कौशल, इसके अतिरिक्त व्याख्यान कौशल और शिक्षण सहायक सामग्री कौशल। तो ये इतने सारे अध्यापन से संबंधित स्किल यानी कौशल हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी, श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न हल करना, प्रश्न पूछना। तो जो मैंने ये अध्यापन के कौशल बताए हैं इनसे भी प्रश्न बन सकता है, आप इन्हें ध्यान में रख लीजिए, नोट भी आप कर सकते हैं। वीडियो को कोशिश करिए आप अंत तक देखें बिना रुके, और वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं, आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक अवश्य करें। आपका लाइक हमारे हौसलों को प्रोत्साहित करता है नई वीडियो बनाने के लिए। और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें, यदि कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह देनी चाहिए, गलत है। कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही भी हो सकता है। अभी देखते हैं। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही हो सकता है। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी डाउट में है। इन दो में से एक उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई बच्चा आपकी कक्षा में प्रश्न पूछता है तो उसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता रहे। जब उसे लगता है कि ये प्रश्न उसे नहीं आता तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। बी वाला ऑप्शन भी डाउट में है, तो ये नहीं होगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को काफ़ी बारीकी से समझना है और नेगेटिव नहीं जाना है। अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव जाओगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको पॉजिटिव सोचना है वर्तमान स्थिति के अनुसार, जो कि बच्चों से संबंधित है, बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अनुसार। अगला प्रश्न, एक तंत्रीय व्यवस्था में शिक्षण है, एक तंत्र वन साइड व्यवस्था में टीचिंग क्या है? इसका सही जवाब है अध्यापक केंद्रित। अगर टीचिंग में टीचर स्टूडेंट होते हैं तो दोनों के मध्य आपस में विचार विमर्श, वार्तालाप, इंटरेक्शन होना जरूरी होता है। लेकिन यदि शिक्षण एक तंत्रीय व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी तो उसे कहेंगे अध्यापक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, यानी टीचर सेंटर्ड सिस्टम हम उसे कह सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक केंद्रित। तो मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे। वर्तमान की शिक्षा पद्धति मुख्य रूप से बाल केंद्रित है, लेकिन यदि एक तंत्रीय व्यवस्था होगी तो उसे हम कहेंगे अध्यापक केंद्रित। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। समझ चुके होंगे आप इसे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आप इसे बारीकी से समझो और कोशिश करो कि आप इसका उत्तर सही बता पाओ। इस प्रश्न में पूछा क्या गया है देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षा में अध्यापकों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किसने किया? क्या पूछ रहा है? शिक्षा में अध्यापकों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्लेंडर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली ये दिया था किसने? एक मनोवैज्ञानिक है फ्लेंडर। और कब दिया था? 1950 में, 1950 में उन्होंने इस प्रणाली को दिया। और क्यों दिया इसका मकसद था शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताना, शिक्षक के व्यवहार के बारे में बताना, शिक्षण प्रभाव व छात्र निष्पत्ति के बारे में शोध करना, उसके बारे में जागरूक करना। ठीक है, तो 1950 में फ्लेंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली
शिक्षा में अध्यापकों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए दिया था। इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यह प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी माध्यम में भी है। वीडियो लंबी होने की वजह से हम इसे बाइलिंगुअल हल नहीं कर रहे हैं। आप यदि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और अंग्रेजी माध्यम में प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं वीडियो को हल्की सी पॉज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का हल करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है, ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। यहाँ पर पूछा गया है नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं, माफ कीजिए, ऑप्शन ए, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो नैतिक विकास संबंधित है किससे? लॉरेंस कोहलबर्ग से। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। कोहलबर्ग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के थे? अमेरिका के। इन्होंने नैतिक विकास को 6 चरणों में विभाजित किया, यानी नैतिक विकास के 6 स्तर इन्होंने बताए, 6 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ध्यान में रखिए, इन्होंने नैतिक विकास के स्तर के 6 स्टेज या 6 चरण बताए थे। आप उन्हें भी ध्यान में रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न, चरित्र विकसित होता है यानी कैरेक्टर डेवलप कैसे होता है? इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। काफ़ी सरल है, संकल्प शक्ति से, आचरण एवं व्यवहार से, नैतिकता से। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को हल करना काफ़ी सरल होता है, बस ध्यान रखना है उसकी भाषा समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। निम्न में से कौन सा एक शिक्षण तथा अधिगम का स्तर नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है, यानी कौन सा एक शिक्षण यानी टीचिंग और अधिगम लर्निंग। अधिगम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग करना। तो शिक्षण और अधिगम का स्तर इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विवेकता। विवेकता का स्तर ये नहीं है। विवेकता को अगर अंग्रेजी में कहें तो इसे कहेंगे डिफरेंटिएशन। डिफरेंटिएशन। और बाकी ये बता दूं आपको, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और समझ स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी दे देता हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। स्मृति स्तर को स्मरण स्तर भी कहते हैं, स्मृति स्तर या स्मरण स्तर, जिसे मेमोरी लेवल कहेंगे। चिंतन स्तर को परावर्तन भी कहते हैं, परावर्तन स्तर या चिंतन स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहेंगे। समझ स्तर को बोध स्तर भी कहते हैं, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहेंगे। और यदि इन तीनों स्तरों की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। शिक्षण का जो प्रथम स्तर है स्मृति स्तर, इसे हर्बर्ट का प्रतिमान कहते हैं। हर्बर्ट ने दिया था, तो हर्बर्ट का प्रतिमान है, जिसे मेमोरी लेवल कहते हैं। तो ये स्मृति वाला किसका है? हर्बर्ट का। दूसरा है अभिबोध यानी समझ, ये वाला किसका है? अंडरस्टैंडिंग वाला, यह है मॉरिसन का प्रतिमान, मॉरिसन ने दिया था। और तीसरा है चिंतन, तो चिंतन वाला किसका है? हंट का, हंट ने दिया था। तो ध्यान रखना, स्मृति दिया था हर्बर्ट ने, बोध दिया था मॉरिसन ने, और चिंतन दिया था हंट ने। तो ये तीनों आप ध्यान में रखिए, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है आप खुद देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इसको समझो। पूछा गया है न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है, एक शब्द है न्यूपा, तो ये किससे संबंधित है? न्यूपा की स्पेलिंग में बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी में लिखा है न्यूपा
लिखा जाएगा NUEPA। तो ये न्यूपा है। अब क्या है ये न्यूपा, किसी किसी को आपको पता होगा तो न्यूपा है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शैक्षिक नियोजन से। तो न्यूपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है, शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लानिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी उत्तर होगा। इसके बारे में यदि बात करूं, न्यूपा को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। अंग्रेजी में कहेंगे एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी स्थापना, 1962 में, 1962 में। यह क्या है, रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है यह जो शोध पर केंद्रित है। रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है, 1962 में स्थापित हुई। और किसने स्थापित की, शिक्षा मंत्रालय ने, जिससे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, पहले जिसे HMRD कहते थे, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। तो MHRD जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसने इसे गठित किया और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखिए इस प्रश्न में कि न्यूपा क्या है, शैक्षिक नियोजन एजुकेशनल प्लानिंग से जुड़ा है। यह एक रिसर्च फोकस्ड इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1962 में हुई। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन शिक्षा मंत्रालय यानी MHRD ने किया। इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, और 1962 में स्थापित है। तो अब इसे आप समझ चुके होंगे ध्यान से। इसका पूर्ण रूप हिंदी में, अंग्रेजी में सब आप नोट कर लो। अगला प्रश्न, यशपाल कमेटी 1993 की रिपोर्ट का नाम है। एक समिति बनी थी यशपाल समिति या यशपाल कमेटी 1992-93 में। इससे संबंधित मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देखें। यशपाल कमेटी के बारे में उसमें विस्तार से बताया। यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो यशपाल कमेटी 1993 की रिपोर्ट का नाम क्या था। 1992 में यह गठित हुई। 1993 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे यशपाल कमेटी कहते हैं। इसका सही जवाब है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के सीखना। बिना बोझ के सीखना। इन्होंने स्कूल के बच्चों के बैग का भार कम करने का सुझाव दिया था। लर्निंग विदाउट बर्डन, जो बस्ता होता है, बैग होता है बच्चों का, उसका वेट कम करने से संबंधित सुझाव सौंपे थे भारत सरकार को। तो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के शिक्षा, इस रिपोर्ट का नाम था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यदि आपको इससे संबंधित विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखो, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण के जन्मदाता हैं। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवादी, मनोविश्लेषण आपने सुना है। इसके जन्मदाता कौन हैं? तो इसके जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने ये जरूर सुना होगा। यदि आपने बीएड किया है तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषणवादी थी। किस देश के थे? ऑस्ट्रिया के। न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया था सन 1900 में। कब दिया था? 1900 में। किस देश के थे? ऑस्ट्रिया के। और बाकी जैसे जियान पियाजे, तो जियान पियाजे किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। सिगमंड फ्राइड की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो उन्होंने 1900 में प्रकाशित की थी। तो ये आप ध्यान में रखिए, सिगमंड फ्राइड के बारे में कई बार पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है, ऐसा बताया था। जो व्यक्तित्व होता है उसके गत्यात्मक पक्ष के 3 अवस्थाएं बताई थी। इदम यानी इड, अहम ईगो, और परा अहम यानी सुपर ईगो। तो
इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और परा अहम, ये तीन बताए थे। इन्होंने व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष। समझ गया आप? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिगमंड फ्राइड। आप इसे ध्यान में रखिए, ये प्रश्न आपको कई परीक्षाओं में हेल्पफुल होगा। बाकी फिर से प्रश्न अंग्रेजी में है, आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में भी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, बाइलिंगुअल हम हल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हम बाइलिंगुअल नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप वीडियो को देख लो। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जैसी आपको वीडियो लग रही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही जवाब उपयुक्त सभी। अधिगमकर्ता को प्रेरित करने के लिए, पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए। तो लर्नर यानी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए, उनके साथ इंस्ट्रक्शन करने के लिए, आपस में अंतःक्रिया साबित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है शिक्षण शास्त्र में। इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है? कई बार लिखेगा कंप्यूटर का मस्तिष्क, कई बार लिखेगा कंप्यूटर का दिमाग। प्रश्न की भाषा को समझना काफ़ी जरूरी होता है। ये प्रश्न काफ़ी सरल है, इसका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर से संबंधित और जानकारी आप रख लो, जैसे रैम का पूर्ण रूप क्या है, रोम क्या है, यूपीएस क्या है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर डेटा की मेजरमेंट यूनिट क्या क्या है, जैसे बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। तो इससे संबंधित जानकारियां रख लो आप। या कंप्यूटर में कोई एरर होता है उसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको हिंट्स मैं दे रहा हूं कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, आप यहाँ पर हल करने की कोशिश करो कि इस प्रश्न में पूछ क्या रहा है। यहाँ पर पूछा गया है इस प्रश्न में कि छड़ी का उपयोग रोकना बच्चों को बिगाड़ना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। छड़ी का उपयोग रोकना बच्चों को बिगाड़ना है। यह अवधारणा अनुशासन के उस स्तर से संबंधित है जिसका प्रतिपादन हुआ। ठीक है, तो छड़ी का उपयोग रोकना बच्चों को बिगाड़ना है, यह कंसेप्ट डिसिप्लिन के उस प्रकार से संबंधित है जिसका प्रतिपादन हुआ। ऑप्शन सी होगा, विक्टोरिया के काल में। महारानी विक्टोरिया आपने सुना होगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये संबंधित है बाइबल से, बाइबल में इसका उल्लेख है। तो विक्टोरिया ऑलरेडी बाइबल से रिलेटेड है, तो विक्टोरिया काल में ये प्रचलित था, छड़ी का उपयोग रोकना बच्चों को बिगाड़ना है। बाकी प्रकृतिवादी जो दार्शनिक हैं, जैसे रूसो है, स्पेंसर है, ये तो बिल्कुल भी बच्चों को पनिशमेंट के फेवर में नहीं रहते, प्रयोजनवादी भी नहीं रहते और लोकतांत्रिक युग भी नहीं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया काल में। ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लो। इसमें पूछा गया है, विद्यालय संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया। विद्यालय संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया, कहाँ किया गया? ऑप्शन डी, राजस्थान में। तो सबसे पहले विद्यालय संकुल की अवधारणा को कहाँ क्रियान्वित किया गया? राजस्थान में। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और विद्यालय संकुल की जो अवधारणा यानी कंसेप्ट था उसे दिया था कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित था, जिसका कार्यकाल 1964 से 66 था। तो विद्यालय संकुल की अवधारणा या कंसेप्ट का उल्लेख किसमें था? कोठारी कमीशन में। इससे क्रियान्वित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभी हम इसमें 7 प्रश्न और हल करने वाले हैं, आप ध्यान से इन्हें देख लीजिए ताकि आप जो भी प्रश्न हल करें वहाँ कहीं भी गड़बड़ी उनमें ना हो। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप इन्हें विस्तार से देखिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए।
एग्जाम को क्रैक करके हमारे शिक्षा विभाग में कैरियर बनाइए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है शिक्षण में, टीचिंग में? इस प्रश्न का सही जवाब है N.L. गेज। तो शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक इन चारों में से कौन है? N.L. गेज। बाकी शिव कुमार मित्रा, B.F. स्किनर, मैकडोनाल्ड ये नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सही जवाब है N.L. गेज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कक्षा में अनुपस्थिति एवं पलायन शिक्षण माध्यम से प्रभावित होता है। कक्षा में अनुपस्थिति एवं पलायन शिक्षण माध्यम से प्रभावित होता है, तो इससे हम सहमत हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो कक्षा में अनुपस्थिति एवं पलायन शिक्षण माध्यम से प्रभावित होता है, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे, काफ़ी सरल प्रश्न है, आपको सिर्फ अंडरस्टूड करना है। बाकी फिर से अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर प्रश्न है, आप इन्हें वीडियो को पॉज करके खुद हल कर सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो आप इन्हें हल करिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए और जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में अपना कैरियर बनाकर एज ए टीचर स्टूडेंट को बेनिफिट दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण का निर्धारक है टीचिंग स्किल। अभी मैंने बताए थे पहले ऊपर प्रश्न में, तो शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण का निर्धारक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घटक, कंपोनेंट्स। घटक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स। तो शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण का निर्धारक कौन है? घटक। बाकी छात्राध्यापक, पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक नहीं है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हें हल करने के लिए आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न की भाषा, शब्दावली समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है, अच्छे संप्रेषण के लिए आवश्यक है। अच्छे संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विचारों की स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुति, मध्यम स्वर में बोलना, विराम रहित बोलना। चारों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है विराम रहित बोलना, यानी स्पीकिंग विदाउट पॉज। तो विराम रहित बोलना अच्छे संप्रेषण के लिए आवश्यक है, बिना अटके बोलना। तो इसे आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का मार्ग है? शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लानिंग का वे है, मार्ग है। इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो मानव शक्ति मार्ग, सामाजिक मांग मार्ग, ये दोनों शैक्षिक नियोजन के मार्ग हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ लो। पूछा गया है, संस्थागत नियोजन आधारित होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, संस्थागत नियोजन आधारित होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उद्देश्य और आवश्यकताओं पर। अंग्रेजी में कहेंगे एम एंड नीड्स, एम एंड नीड्स पर। तो संस्थागत नियोजन आधारित होना चाहिए उद्देश्य और आवश्यकताओं पर। तो देखो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। आज के आखिरी दो प्रश्न और हम हल करेंगे। यहाँ पर दोनों प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है, अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। एक टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक होना चाहिए एक शिक्षक, एक अध्यापक का व्यवहार। प्रशासकीय, अनुदेशनात्मक ये गलत है, निर्देशात्मक गलत है। आदर्शवादी होना चाहिए, नहीं आइडियल होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सूचना महामार्ग या संजाल है। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में शब्दावली कठिन लगती है, आप अंग्रेजी में भी देखें प्रश्न को, टीचिंग एप्टीट्यूड हल करना आसान हो जाता है। महामार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट। महामार्ग को कहते हैं हाईवे, संजाल को कहते हैं नेट। तो इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट इज, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट।
तो इंटरनेट को सूचना का महामार्ग या संजाल कहते हैं। वर्तमान में ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल इंटरनेट सबके लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने हल किए 24 प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। योर सिलेक्शन श्योर नाम से हमारा फेसबुक पर पेज भी है, आप उसे लाइक कर सकते हैं। वहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की जानकारी समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल योर सिलेक्शन श्योर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।